हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज अपन बात करने वाले एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और जो कि ईसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपका कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कमांड होनी चाहिए, वेक्टर कैलकुलस पे कमांड होनी चाहिए। फिर अपन इसके बाद में अपन इस सब्जेक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर अपन पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस क्या होती है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन इस सब्जेक्ट के अंदर एंट्री लेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अपन बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। आज अपन को ईएमटी के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैंडल करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होते हैं? वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपको पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोला जाता है। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? ऑल कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अपन ईएमटी में जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैंडल करेंगे वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोला जाता है? यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। चाहे अपन एएमटी में तीन तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हैंडल करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन हैंडल करेंगे जिसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। दोनों नाम इसी के हैं। सबसे पहले अपन हैंडल करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अपन का ऑर्थोगोनल नेचर का ही होगा। इसके अंदर भी सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होंगे। अपन ईएमटी में चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ये ये भी क्या होगा? ये भी ऑर्थोगोनल नेचर का होगा। इसके भी सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे होते हैं वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जो भी अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहाँ पर बात करेंगे, चाहे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल नेचर के होते हैं। और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोला जाता है? एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर ऑल कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अपन के तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स, वाई एंड जेड होगा। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मेरे पास तीन पैरामीटर होंगे या तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे रो, फाई एंड जेड। रो क्या होता है, फाई क्या होता है, जेड क्या होता है, ये जब मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। रो के बाद फाई, फाई के बाद जेड, ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं हो सकती है। एक्स, वाई, जेड ये तो अपन को याद है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो हम बचपन से हैंडल करते आ रहे हैं, तो इसके तो सीक्वेंस अपन को याद है एक्स, वाई, जेड। सिलेंड्रिकल की भी आपको याद होनी चाहिए, रो, फाई एंड जेड। अब आता है अपन के पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें अपन के पैरामीटर होते हैं आर, थीटा एंड फाई। ये भी आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए। यहाँ पर फाई सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पर फाई कितने नंबर पे आते हैं? तीसरे नंबर पे आता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हैं? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अपन ईएमटी में चाहे अपन कार्टेशियन की बात करो, चाहे सिलेंड्रिकल की बात करो, चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो, वो हमेशा कैसा होगा? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इन तीनों के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को अगर जनरली यू, वी और डब्ल्यू मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? यू, वी और डब्ल्यू। कार्टेशियन की टाइम मेरा यू एक्स हो जाएगा, वी मेरा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। सिलेंड्रिकल की टाइम यू मेरा रो हो जाएगा, वी मेरा फाई हो जाएगा, डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इन तीनों का मैं जनरली एक मैंने कोऑर्डिनेट यू, वी और डब्ल्यू एज्यूम कर लिया। कार्टेशियन की टाइम यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड हो जाएगा। सिलेंड्रिकल की टाइम यू, वी, डब्ल्यू, रो, फाई और जेड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब इन तीनों के कुछ जनरल बातें हैं वो यू, वी और डब्ल्यू को लेकर आपको समझाऊंगा, जो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अप्लाई होगी। तो मैंने एक इन जनरल यू, वी और डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए। सिलेंड्रिकल की टाइम ये हो जाएंगे रो, फाई, जेड, और कार्टेशियन की टाइम एक्स, वाई, जेड, और इसकी टाइम आर, थीटा और फाई हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो,
अब सबसे पहले मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, ए यू कैप। क्या? ए यू कैप। फिर मैं करूंगा ए वी कैप, और फिर अपन एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे ए डब्ल्यू कैप। आपको पूछेगा ए यू कैप क्या है, आपको बताना है जिस डायरेक्शन में जाने पर यू में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है? यू में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा ना, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा जिसको ए यू कैप कहेंगे। यू में इंक्रीमेंट तो बहुत सारी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में जाने पर यू में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है ना, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा जिसको ए यू कैप कहेंगे। और जिस डायरेक्शन में जाने पर वी कोऑर्डिनेट के अंदर मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है उसको ए वी कैप बोलते हैं। और जिस डायरेक्शन में जाने पर डब्ल्यू कोऑर्डिनेट के अंदर मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है उसको ए डब्ल्यू कैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए डब्ल्यू कैप। अगर मैं आपको कार्टेशियन के करस्पॉन्डिंग इनको समझाऊं तो आपको पता होगा, आप इसको एक एक्स अक्ष जूम कर लो। क्या? सॉरी, मैं नीचे बनाता हूं। इसको आप एक एक्स अक्ष जूम कर लो। क्या है? जूम कर लो इसको एक्स अक्ष। ये मेरा हो गया प्लस एक्स हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पर कहीं मेरा ओरिजिन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ओरिजिन होगा। अगर ओरिजिन पे मान लो एक बंदा ए बैठा है और एक बंदा बैठा है बी बैठा है, ओरिजिन पे बैठा है, तो मेरे को बताओ ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। और यहाँ पर ऐसे कुछ ये कोऑर्डिनेट हो गया 1, ये हो गया 2, फिर 3 4 5 6 आगे जा रहे हैं। और इसकी 1 यूनिट को मैंने एज्यूम कर लिया, 1 मीटर एज्यूम कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस टर्म को समझा रहा हूँ। मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? जिस डायरेक्शन में वी मैक्सिमम इंक्रीज होगा, यू मैक्सिमम इंक्रीज होगा, उसको समझा रहा हूँ कार्टेशियन के करस्पॉन्डिंग। फिर आपको सिलेंड्रिकल पढ़ाऊंगा तो उनके करस्पॉन्डिंग समझाऊंगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए मैक्सिमम का क्या मतलब होता है। देखो, ये कोऑर्डिनेट, ये मान लो ओरिजिन पे ए भी बैठा है बी भी बैठा है, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इन दोनों को बोल दिया आपको 2 मीटर ट्रेवल करना है। कितना मीटर ट्रेवल करना है? 2 मीटर ट्रेवल करना है। और उस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट में क्या हो? मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो। ये उसको बोल दिया गया है। और इसकी 1 यूनिट को मैंने एज्यूम कर लिया 1 मीटर। तो मान लो ए वाला बंदा प्लस एक्स के अलोंग चलना, ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो 2 मीटर चलेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिर अपना ए इधर आ जाएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 से 1, 1 से 2। तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 हो गया। और ये बी ने प्लस एक्स के अलोंग ट्रेवल ना करके थोड़ा सा तीर से ऐसे चलना शुरू कर दिया। इसने भी 2 मीटर ही चला है और इसने भी 2 मीटर ही चला है, लेकिन ये यहां तक ही पहुंच पाया। अब मेरा बी कहां पे आ गया? यहां पर आ गया। अब मेरा बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट तो इधर भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो इधर भी इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे को बताओ मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज किस डायरेक्शन में होगा? तो आप कहोगे प्लस एक्स के अलोंग जाएंगे ना, तो एक्स में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। यहां पर भी एक्स में इंक्रीमेंट तो इधर भी हो रहा है, लेकिन मेरे एक्स के अंदर मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा ना, वो इस डायरेक्शन में होगा। प्लस एक्स के अलोंग जाने पर एक्स में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। तो मेरे को बताओ ए एक्स कैप इसके अलोंग होगा या प्लस एक्स के अलोंग होगा? तो आप कहोगे प्लस एक्स के अलोंग ही मेरा ए एक्स कैप होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जिस डायरेक्शन में जाने पर एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट तो इधर भी हो रहा है। अगर इधर जाता तो भी एक्स में इंक्रीमेंट होता, एक्स कोऑर्डिनेट में तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में जाने पर एक्स कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है उसको ए एक्स कैप बोला जाता है। उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में जाने पर यू कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है उसको ए यू कैप, और जिस डायरेक्शन में जाने पर वी कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा उसको ए वी कैप, और जिस डायरेक्शन में जाने पर डब्ल्यू कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा उसको ए डब्ल्यू कैप बोला जाता है। कार्टेशियन की टाइम ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप हो जाएगा। सिलेंड्रिकल की टाइम ये क्या हो जाएगा? ए रो कैप हो जाएगा, ए फाई कैप हो जाएगा, ए जेड कैप हो जाएगा। इसी तरीके से अपन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की जनरल प्रॉपर्टी जो तीनों के लिए यूज होती हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो आपको बताओ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने क्या क्या मतलब बोला था? ऑल कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ए यू कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वी कैप, ए वी कैप इज परपेंडिकुलर टू ए डब्ल्यू कैप, और ए डब्ल्यू कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए यू कैप। यानी ऑल कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मतलब उनके अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा। यू जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा ना, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए यू कैप होगा, ए वी कैप होगा, ए डब्ल्यू कैप होगा। ये आपस में क्या होंगे?
म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कोऑर्डिनेट्स तो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए डायरेक्शन होनी चाहिए, और ये यूनिट वेक्टर क्या शो करते हैं? डायरेक्शन शो करते हैं। मतलब यू वी और डब्ल्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा ना, वो आपस में म्यूचुअली क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इनमें से अगर मैं किन्हीं भी दो का डॉट लूंगा ना, तो वो हमेशा क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। इनमें से किन्हीं भी दो का डॉट लूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्यों? ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और आपको इनकी सीक्वेंस याद रखनी है। जैसे यू वी डब्ल्यू है ना, तो आपको हमेशा ऐसे ही डायग्राम बनाना है। ए यू कैप, ए वी कैप और ए डब्ल्यू कैप, ऐसे ही बनाना है। इनमें से किन्हीं भी दो का डॉट तो क्या होता है? जीरो होता है। और इनमें से किन्हीं भी दो का क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? तीसरा मिलेगा। वो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस एंटी क्लॉक होने चाहिए। मैं अगर ए वी कैप क्रॉस ए डब्ल्यू कैप करूंगा तो क्या मिलेगा? ए यू कैप मिलेगा। ए डब्ल्यू कैप क्रॉस ए यू कैप करूंगा तो ए वी कैप मिलेगा। ए यू कैप क्रॉस ए वी कैप करूंगा तो ए डब्ल्यू कैप मिलेगा। और अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि ए डब्ल्यू कैप क्रॉस ए यू कैप करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? किन्हीं भी दो का क्रॉस अगर एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, सीक्वेंस क्या होने चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। जो पीछे बच जाएगा वो आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? ए वी कैप। अब अगर एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि ए डब्ल्यू कैप क्रॉस ए वी कैप क्या होगा? क्या होगा? ए डब्ल्यू कैप क्रॉस ए वी कैप। यहां पर अपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज सीक्वेंस हो जाएगी। इस सीक्वेंस के ऑपोजिट होगा या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फर्स्ट ये सेकंड ये होना चाहिए, या फिर फर्स्ट ये सेकंड ये होना चाहिए, या फिर फर्स्ट ये सेकंड ये होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस ऑपोजिट हो रही है, क्लॉकवाइज में हो रही है, फर्स्ट ये आ रहा है, सेकंड ये आ रहा है, तो अपन का इस टाइम भी आएगा तो तीसरा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा? विथ नेगेटिव साइन ए यू कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या मतलब होता है? ऑल कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब जिस डायरेक्शन में यू में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए यू कैप, वी में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए वी कैप, जिस डायरेक्शन में डब्ल्यू में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए डब्ल्यू कैप। और ये आपस में क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इनमें से किन्हीं भी दो का डॉट कितना होता है? जीरो होता है। और इनमें से किन्हीं भी दो का क्रॉस क्या होता है? तीसरा होता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में हो और क्लॉकवाइज में हो जाते हैं तो विथ नेगेटिव साइन आता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अगर देखो अपन का ये अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो ये ए एक्स कैप हो जाएगा, ए वाई कैप हो जाएगा, ए जेड कैप हो जाएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो ये ए रो कैप हो जाएगा, ए फाई कैप हो जाएगा, ए जेड कैप हो जाएगा। ऐसी अपन बात करने वाले हैं। आई होप ये जो प्रॉपर्टी है ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अप्लाई होगी, चाहे वो कार्टेशियन हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे कौन सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। ये जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अप्लाई होगी, क्योंकि ईएमटी में अपन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? आज अपन बात करने वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और अगले लेक्चर में अपन करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कितने पैरामीटर होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं, एक्स वाई और जेड। और तीनों की रेंज क्या होती है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वलिटी का साइन लगता नहीं है। आई होप आपको पता होगा। तो एक्स वाई और जेड की रेंज क्या हो जाएगी? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। कैसे? मैं अगर आपको बात करता हूँ, पहले मैं 1D की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा 2D की। ये मान लो आपका एक्स अक्ष है, क्या है? ये आपका मान लो पॉजिटिव एक्स है, ये मान लो नेगेटिव एक्स है। मैं पहले ओनली एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्स कोऑर्डिनेट की। तो आपको पता है पॉजिटिव एक्स, यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो एक्स की रेंज क्या हो जाएगी? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ऐसे कैसे? वाई की रेंज भी क्या होगी? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और ऐसे कैसे? जेड की रेंज भी क्या होगी? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और जिस डायरेक्शन में जाने पर एक्स में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा तो आपको पता है +x के अलोंग जाने पर एक्स कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा, तो +x के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ax कैप। ax कैप क्या होता है? जिस डायरेक्शन में जाने पर x कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा, यानी मैक्सिमम इंक्रीमेंट हमेशा +x के अलोंग
प्लस एक्स अक्ष के अलोंग जाने पर ही एक्स कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा और प्लस एक्स अक्ष के अलोंग ही यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए एक्स कैप होगा। तो ए वाई कैप किधर होगा, प्लस वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर ए वाई कैप होगा। ए जेड कैप किधर होगा, प्लस जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए जेड कैप होगा। तो आपको क्या बोले, ए एक्स कैप क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा प्लस एक्स के अलोंग होगा, प्लस एक्स अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर ए एक्स कैप। ए वाई कैप क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा जो प्लस वाई अक्ष के अलोंग होगा, क्या होगा, पॉजिटिव वाई अक्ष के अलोंग होगा। और ए जेड कैप क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा जो पॉजिटिव जेड एक्स के अलोंग होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो अपने पिछली स्लाइड में बात की थी। ए एक्स कैप परपेंडिकुलर टू ए वाई कैप, परपेंडिकुलर टू ए जेड कैप, ए जेड कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए एक्स कैप। इनमें से अगर किन्हीं भी दो का डॉट लूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और किन्हीं भी दो का अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में अगर क्रॉस लूंगा तो मेरे को कौन सा मिलेगा, तीसरा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ये जेड कैप मिल जाएगा। तो इनमें से ए वाई कैप क्रॉस जेड कैप क्या होगा, ए एक्स कैप। ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप क्या होगा, ए जेड कैप। ये और ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप क्या होगा, ए एक्स कैप। लेकिन अगर अपन ऑपोजिट में कर दें, ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप ए जेड कैप, तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए वाई कैप। आपको अगर ऐसे दे दे, ए एक्स कैप क्रॉस ए जेड कैप क्या होगा, तो ये सीक्वेंस नहीं है, होना तो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस चाहिए। फर्स्ट ये आना चाहिए, सेकंड ये आना चाहिए, लेकिन आप ऑपोजिट में कर रहे हो। किस में कर रहे हो, ऑपोजिट क्लॉकवाइज कर रहे हो। तो आपको अभी भी कौन सा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेंज क्या होती है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इनकी सीक्वेंस क्या होती है, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप। किन्हीं भी दो का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वाला होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है, क्लॉकवाइज में हो गए तो नेगेटिव साइन साथ में ऐड हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो, एक 2D प्लेन में 3D को कभी भी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपको अगर कोई बोले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, तो आप हमेशा ऐसे बनाते हो, इसको x बना देते हो, इसको y, इसको z बना देते हो। ये कभी मत बनाओ। एक 2D प्लेन में 3D को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कभी मत करो, आपको EMT टफ लगेगी और सवाल भी आपसे हैंडल नहीं होंगे। एक 2D प्लेन को 2D ही रहने दो। एक 2D प्लेन में एक 2D ही रहेगी, 3D कभी नहीं आ सकती। तो अपन पूरी की पूरी EMT को एक 2D की तरह ही समझेंगे। 3D में अपन की इतनी औकात नहीं है कि अपन समझ सकते हैं। यहाँ पर तो मैं अगर ऐसे ऐसे डायग्राम बना के PPT ला के आपको समझा सकता हूँ 3D में डायग्राम, लेकिन एग्जाम में अपन को 2D ही मिलेगा और पूरी EMT को अपन को 2D के अंदर ही हैंडल करना है। तो अपन को 2D पर ही पूरी EMT हैंडल करना है। 2D के अंदर 3D कभी भी मत लेके आओ। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको बोलूं, मैं बोलूं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपको पता है 2D के अंदर तो ओनली 2 डायमेंशन आ सकते हैं, नहीं आ सकते? बिल्कुल, आप अपनी इच्छा से इनको कुछ भी मान सकते हो। मान लो आपने इसको एज्यूम कर लिया, एक्स एक्स एज्यूम कर लिया, और इसको आपने एज्यूम कर लिया, जेड एक्स एज्यूम कर लिया। कुछ भी मान सकते हो आप 2D के अंदर, अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो। इसको आपने x मान लिया, इसको आपने z मान लिया, तो प्लस x के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ax के, प्लस z के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये z के। तो मेरे को बताओ, पॉजिटिव y, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो मैं श्योर हूं कि मेरा वाई एक्स या तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा या मेरा नॉर्मली इनवर्ड होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल। तो एक ही सिचुएशन बनती है, दो सिचुएशन बनती हैं, या तो अपन का नॉर्मली आउटवर्ड होगा या मेरा नॉर्मली इनवर्ड होगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो को तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तीसरे को आप अपनी इच्छा से नहीं एज्यूम कर सकते हो। तीसरे के लिए आपको ये सीक्वेंस का यूज लेना पड़ेगा। किसका? आपको पता है कि ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप। मेरे को निकालना है पॉजिटिव वाई एक्स की डायरेक्शन निकालनी है कि वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा या फिर नॉर्मली इनवर्ड होगा। तो आप ए वाई कैप की डायरेक्शन अगर आप फाइंड आउट कर लो, तो आपको पॉजिटिव वाई एक्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि ए वाई कैप पॉजिटिव वाई एक्स के अलोंग ही होता है। तो ए वाई कैप की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको पॉजिटिव वाई एक्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आपको पता है ए जेड कैप क्रॉस ए एक्स कैप क्या हो जाएगा, ए वाई कैप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ए वाई कैप होगा। और दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर ये, यानी इसकी तरफ अगर अपने
अपने राइट हैंड की अंगुली रखो और इसकी तरफ आप घुमाओ एक्स की तरफ, तो आपका अंगूठा जो डायरेक्शन शो करेगा वो किसकी होगी, ये वाई की होगी। तो ये जेड की तरफ आप अंगुलियां रखो, ये एक्स की तरफ घुमाओ तो अंगूठा अंदर की ओर डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये वाई कैप किधर होगा, अंदर की ओर होगा। और अंदर की ओर अपन ऐसे शो करते हैं क्रॉस से, किससे शो करते हैं, क्रॉस से। तो आपका ए वाई कैप अंदर होगा, मतलब आपका पॉजिटिव वाई एक्स नॉर्मली इनवर्ड होगा। आई होप यहाँ तक, अगर बाहर होता तो मैं उसको ऐसे शो करता डोर से, अंदर है तो उसको अपन क्रॉस से शो करेंगे, किससे, अगर कोई चाहे चाहे अपना मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे अपन का वाई एक्स हो, कुछ भी हो, अगर वो नॉर्मली इनवर्ड होगा तो उसको अपन क्रॉस से शो करेंगे, और अगर वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, मेरे प्लेन के अगर नॉर्मली आउटवर्ड होगा तो उसको ऐसे डोर से शो करेंगे। तो आपको पता है पॉजिटिव वाई क्या होगा, नॉर्मली इनवर्ड होगा, तो उसको मैंने ए वाई कैप दिखा दिया। आपको कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने को बोले तो आप ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। सबसे पहले आप इनको कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो अक्ष को आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको वाई जेड कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लो। लेकिन दो सिलेक्ट करने के बाद तीसरा आप अपनी इच्छा से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तीसरा इस रूल से आएगा। किस रूल से आएगा, इस रूल से। आपके पास फ्रीडम है, दो कोऑर्डिनेट को आप कुछ भी एज्यूम कर लो, इसको वाई जेड कर लो, एक्स जेड कर लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो पीछे बचेगा ना तीसरा कोऑर्डिनेट, वो इस रूल से आएगा। वो आप अपनी इच्छा से, आपके पास फ्रीडम नहीं है कि तीनों कोऑर्डिनेट को आप अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप ऐसे भी तो एज्यूम कर सकते हो नॉर्मली आउटवर्ड, फिर भी तो ये तीनों कोऑर्डिनेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर, वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होता। अगर मेरा पॉजिटिव वाई एक्स नॉर्मली आउटवर्ड होता, फिर भी तो तीनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, ये सीक्वेंस भी दिमाग में होने चाहिए, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ऑर्थोगोनल के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये सीक्वेंस भी फॉलो होना चाहिए। किन्हीं भी दो का क्रॉस क्या मिलना चाहिए, तीसरा मिलना चाहिए। ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप क्या मिलना चाहिए, ए जेड कैप मिलना चाहिए। तो देखो ए एक्स कैप इधर की ओर, ए वाई कैप अंदर की ओर, तो मैं पहले ए एक्स कैप की तरफ अंगुली रखूंगा, वाई की तरफ घुमाऊंगा तो ए जेड कैप कहाँ होगा, ऊपर की ओर। यहां से अपन को मिल रहा है वो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो अगर आप बाहर की ओर एज्यूम करते हो पॉजिटिव वाई को, मतलब ए वाई कैप को, फिर भी आपका मतलब तीनों के तीनों ऑर्थोगोनल है, तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये सीक्वेंस भी आपको मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के बाद ये पता करना मेरी सीक्वेंस फॉलो हो रही है या नहीं है, किन्हीं भी दो का क्रॉस तीसरा मिल रहा है या नहीं है, ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप ए जेड कैप मिल रहा है या नहीं है, ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप ए एक्स कैप मिल रहा है या नहीं है। किन्हीं एक सीक्वेंस ए को चेक कर लोगे ना, तो आपको फिर सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं ले रहा हूँ कुछ स्पेशल केस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, स्पेशल केस ले रहा हूँ। अगर आपको एक्स भी आपको एक कांस्टेंट दे, वाई भी आपको एक एक्स वाई और जेड, आपको तीनों के तीनों आपको एक कांस्टेंट दे दे, क्या दे दे, तीनों के तीनों आपको कांस्टेंट दे दे। जैसे एक्स की वैल्यू दे दी -1 दे दी, वाई की वैल्यू 2 दे दी, जेड की वैल्यू दे दी -3। जब तीनों कांस्टेंट होंगे ना, तो ये तीनों, ये वाला केस एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वो पॉइंट P होगा जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, 2 और -3। जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट x, y और z आपको कांस्टेंट दे दे, तो उसका मतलब क्या होगा, वो ये वाला केस एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जब आपको, मैं ले रहा हूं केस नंबर 2, जब आपको दो कोऑर्डिनेट मान लो x और y, कुछ भी हो सकता है, x और z भी हो सकता है, y और z भी हो सकता है। x और y आपको दे दे कांस्टेंट और z आपको दे दे वेरिएबल, दे दे क्या दे दे, z आपको वेरिएबल दे दे। तो उस केस में क्या होगा, जब कभी भी दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो, चाहे वो कार्टेशियन हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे कौन सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल, एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल हो, तो हमेशा क्या बनती है, लाइन बनती है। क्या बनती है, लाइन। ये दिमाग में सेट कर दो, जब दो पैरामीटर कांस्टेंट और तीसरा वेरी कर रहा है तो हमेशा क्या बनती है, लाइन बनती है। आपको पता है लाइन कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है सर्कुलर लाइन। क्या होती है, एक होती है सर्कुलर लाइन। स्ट्रेट मतलब
ऐसी सीधी लाइन। सर्कुलर मतलब एक ऐसी भी तो लाइन हो सकती है, इसको भी तो अपन क्या बोलते हैं, लाइन ही बोलते हैं। एक सर्कुलर लाइन भी हो सकती है और एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ये कब होगी, ये कब होगी, इनकी बात करेंगे अपन। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से पैरामीटर की बात करेंगे, एक्स वाई और जेड की बात करेंगे। सेकंड में क्या बात करेंगे, रो फाई और जेड, ये इधर आ गया जेड। थर्ड में बात करेंगे आर थीटा और फाई की बात करेंगे, ये फाई इधर आ गया। टोटल अपन को 7 डिफरेंट पैरामीटर को हैंडल करना है। 7 में से 2 पैरामीटर ऐसे हैं थीटा और फाई, इनको मैं बोलता हूं एंगुलर पैरामीटर। क्या बोलता हूं, एंगुलर पैरामीटर बोलता हूं, क्योंकि एंगल शो करते हैं। आपको पता चलेगा जब मैं सिलेंड्रिकल पढ़ाऊंगा आगे जाके अपन, अगर अपन बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों कैसे हैं, एंगुलर पैरामीटर हैं। ये दोनों कैसे हैं, एंगुलर पैरामीटर हैं। और इनके अलावा जो भी पीछे ये बच गए 5 पैरामीटर, ये कैसे हैं, इनको मैं ऐसे ही नाम देता हूं। इनको नाम देता हूं नॉर्मल पैरामीटर और इनको मैंने नाम दे दिया एंगुलर पैरामीटर। क्या दे दिया, एंगुलर पैरामीटर। जब एक कोऑर्डिनेट वेरी करता है तो लाइन बनती है, और जो वेरी करने वाला पैरामीटर अपन का नॉर्मल पैरामीटर हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और वेरी करने वाला पैरामीटर अगर एंगुलर पैरामीटर हो तो सर्कुलर लाइन बनती है। ये दिमाग में सेट कर दो, एक पैरामीटर वेरी करेगा तो हमेशा लाइन बनेगी। अगर वेरी करने वाला पैरामीटर मेरा नॉर्मल पैरामीटर है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और अगर वेरी करने वाला अगर मेरा पैरामीटर एंगुलर पैरामीटर है तो हमें क्या बनती है, सर्कुलर लाइन बनती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई एक पैरामीटर वेरी करेगा तो लाइन बनेगी, लाइन स्ट्रेट होगी या सर्कुलर, वो डिपेंड करता है कौन सा पैरामीटर वेरी कर रहा है। नॉर्मल पैरामीटर वेरी कर रहे हैं या फिर एंगुलर पैरामीटर वेरी कर रहे हैं। अगर एंगुलर पैरामीटर वेरी करेगा तो एक सर्कुलर लाइन बनेगी, और अगर मेरा नॉर्मल पैरामीटर वेरी करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। मैं ले रहा हूं केस नंबर 1, इसी का ले रहा हूं। जैसे आपको x की वैल्यू दे दे 1, y की वैल्यू दे दे 2 और z आपका वेरी कर रहा है मान लो -∞ टू +∞, ये केस आपको दे दे, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लाइन तो बनेगी लेकिन कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी, जो पैरामीटर वेरी कर रहा है वो कैसा पैरामीटर है, एक नॉर्मल पैरामीटर है। अगर एंगुलर पैरामीटर होता जो वेरी कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनती, सर्कुलर लाइन बनती। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने की जरूरत नहीं है। हर केस में आप ये नहीं कि मतलब कार्टेशियन बना के सोचने लग जाओ कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 बनाओगे, फिर वाई 2 है तो 2 बना दिया, फिर आप जेड को वेरी करो। ऐसे मत सोचो। एक कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा तो बनेगी लाइन, और अपन का नॉर्मल पैरामीटर वेरी कर रहा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये मेरी स्ट्रेट लाइन आप बना दो। एग्जाम में भी आपको यही करना है। क्या करना है, यही करना है। एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मेरे को कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा ना P, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, क्या होगा, 1 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, क्या होगा, 2 ही होगा। और जेड अपना कुछ भी हो सकता है। जेड अपना क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर आपको कोई भी पॉइंट एज्यूम करना आना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, चाहे यहां पॉइंट एज्यूम करूं, चाहे इधर करूं, चाहे कहीं भी करूं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या 1 ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, जेड अपना कुछ भी हो सकता है। और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लाइन क्या होती है, लाइन एंड सरफेस अब ईएमटी में वेक्टर क्वांटिटी की तरह हैंडल करेंगे, और वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होती है। लाइन वेक्टर क्यों है, लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। एक अपना एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, लाइन वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। लाइन वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि किसी भी लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं, बिल्कुल। वो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, तो मेरे को बताओ। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, कांस्टेंट है। जेड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मेरे को बताओ कौन सा पैरामीटर बाकी बच्चे दोनों पैरामीटर से अलग बिहेवियर शो कर रहा है। तो आप कहोगे जेड एक्स और वाई से अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, इज जेड कैप होगा। आपको ये बस ये बनाना आ गया ना, तो आपके सारे सवाल हैंडल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा।
ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई एग्जामिनर ऐसा केस दे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दे, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसके ऊपर कोई भी आपको पॉइंट एज्यूम करना आना चाहिए। x क्या होगा 1 होगा, y क्या होगा 2 होगा, z कुछ भी हो सकता है। और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये z कैप होगा। क्या होगा, ये z कैप। जो पैरामीटर मेरा अलग बिहेवियर शो कर रहा है ना, ये कौन सा पैरामीटर कर रहा है, z, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये z कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो ईएमटी में अपन पढ़ेंगे, गोस्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, एक इनफिनाइट लाइन चार्ज के कारण उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को निकालना पड़ेगा। तो एग्जामिनर एक इनफिनाइट लाइन चार्ज को आपको ऐसे ही देगा। जब आप गोस्ट लॉ का एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि इनफिनाइट लाइन चार्ज के कारण उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, तो इनफिनाइट लाइन चार्ज को वो ऐसे ही देगा। क्या देगा, यही तो होती है इनफिनाइट लाइन चार्ज, ऐसे ही तो एग्जामिनर अपन को देगा। इनफिनाइट है मतलब ऊपर भी इनफिनाइट जा रही है, नीचे भी इनफिनाइट जा रही है, ऐसे ही अपन को देगा। और एक इनफिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तब भी अपन एग्जामिनर एक इनफिनाइट स्ट्रेट वायर की इक्वेशन ऐसे ही देगा। फिर अपन को ये समझ में आना चाहिए क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या एज्यूम करना पड़ेगा। ये सारी जाके आगे इनका एप्लीकेशन है। वो सारी चीजें मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैं ओनली वही चीजें यहाँ समझा रहा हूँ जो आगे जाके यूज होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अपन का था x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z अपना क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था कुछ भी। z अपना क्या था, वेरिएबल था। क्या था, z अपना वेरिएबल था। तो ये मेरी कोई बन रही थी लाइन, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था, ये z कैप था। ये मेरी बन रही थी लाइन। अगर यहाँ पर एक कोई पॉइंट P दे दे, मान लीजिए कोई इनफिनाइट लाइन चार्ज है, और इसके इसके मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉइंट P पे, तो आपको पता है आगे जाके अपन गोस्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन 2 पाई रो ए रो कैप होती है। 2 पाई रो ए रो कैप होती हैं। ये होती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू। यहाँ पर ये रो क्या होती हैं, रो होती हैं इस पॉइंट की, इस लाइन से डिस्टेंस होती हैं। ए रो कैप क्या होता है, इस पॉइंट की ओर नॉर्मली यूनिट वेक्टर होता है, जो अपन आगे जाके बात करेंगे। ये जब आपको बेसिक में कमांड होगी ना, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। इनफिनाइट लाइन चार्ज को आप हैंडल कर सकते हो, इनफिनाइट स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर को आप हैंडल कर सकते हो। ये अगर आपको समझ में नहीं है तो आप उस टाइम कुछ भी हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर ये पॉइंट P है, ये मेरी एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही देगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z आप वेरी कर रहे हैं, तो आपको इस पॉइंट P की लाइन से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट P से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर खींचो। क्या खींचो, नॉर्मल खींच दिया। ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको मैंने नाम दे दिया d, नाम दे दिया। क्या दे दिया, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया d हो गया। ये पॉइंट P है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया n। इस पॉइंट को क्या एज्यूम कर लिया, n। तो n ये पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया 2, -1, 3 एज्यूम कर लिया। पॉइंट P को मैंने एज्यूम कर लिया 2, -1, 3। तो बताओ n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x क्या होगा 1 होगा, y क्या होगा 2 होगा, z कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मेरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, -1, 3 है, तो इसका भी 3 ही होगा। मैंने बोला था लाइन के ऊपर z कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इस पॉइंट से खींचूंगा ना नॉर्मल, तो ये वाला पॉइंट n और ये वाला पॉइंट P एक ही हाइट पे होगा z के करस्पॉन्डिंग। ये क्या है, z अक्ष है, ये a z कैप है, तो ये क्या होगी, ये मेरी पॉजिटिव z तो होगी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही हाइट पे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। कौन सा, z होगा, ओनली z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर भी z कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डिस्टेंस आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अंडर ऑफ x2, ये अगर करना तो अंडर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस -1, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे को बताओ d की वैल्यू क्या होगी, √10 होगी या नहीं होगी। और d का मतलब क्या हो गया, d का मतलब हो गया np हो गया। np तो हुआ d का मतलब, बिल्कुल। अब अगर आपको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर चाहिए n से p की ओर, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा n से p की ओर होगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखने के लिए आपको ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको अगर ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, मान लो इसका मैंने नाम दे दिया ए एन कैप दे दिया, क्या दे दिया, ए एन कैप। तो आपको ए एन कैप फाइंड आउट करना, क्या, ए एन कैप। तो ए एन कैप नहीं होगा, अगर मैं ये कह देता हूं कि एन पी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यही तो होगा। अगर मैं एन पी वेक्टर कैलकुलेट कर दूं और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को इसके अलोंग यूनिट वेक्टर मिलता है या नहीं मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। तो देखो ये वाला मेरा पॉइंट है एन, ये वाला मेरा पॉइंट है पी। एन एन के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2,3। ये हो जाएगा मेरा 1,2,3। और मैं बताऊं मेरे पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,-1,3। ये 2,-1,3। अपन को एनपी वेक्टर पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरे को एनपी के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, एनपी के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को एनपी वेक्टर कैलकुलेट करना है। यहाँ कहीं मैंने ओरिजिन एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, ओरिजिन। ओरिजिन से इधर मिला दिया। आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ओ एन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर। और अगर मैं ट्राइंगल रूल यूज करता हूं वेक्टर सम का, तो एनपी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, एनपी वेक्टर। तो एनपी वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, इनका सम किसके इक्वल होगा, ओपी के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, एनपी इक्वल टू ओपी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो यहाँ पर पहले आएगा वो यहाँ पीछे आएगा, जो यहाँ पीछे आएगा यहाँ पर क्या आएगा, पहले आएगा। और ओपी वेक्टर क्या होगा, आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये तो क्या होते हैं, ओरिजिन है। तो ओपी वेक्टर क्या होगा, ये 2 है तो क्या हो जाएगा 2ax कैप, क्या है -1 है तो -ay कैप, प्लस का 3 है तो +3az कैप। ये क्या ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ax कैप प्लस 2ay कैप प्लस 3az कैप। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो एनपी वेक्टर क्या होगा, एनपी वेक्टर होगा ओपी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर इन दिस माइनस दिस। तो कितना हो जाएगा 2 - 1 ax कैप। तो क्या हो जाएगा ax कैप। फिर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 तो प्लस का 2 है तो कितना हो जाएगा -3ay कैप। फिर क्या हो जाएगा 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये एनपी वेक्टर मिल गया। तो मेरा ए एन कैप क्या हो जाएगा, एनपी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो कितना था √10 था। अभी अपने फाइंड आउट किया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √10 है। इस यही तो है वेक्टर एनपी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड ये वाली डिस्टेंस कितनी है, √10 है। तो मेरा बताओ ए एन कैप कितना कितना मिल जाएगा, एनपी वेक्टर अपॉन √10। तो एनपी वेक्टर ये है, तो बताओ ए एन कैप कितना हो जाएगा, अपॉन में √10, ये मेरा मिल जाएगा ए एन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये तो इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन मान सकते हो। अगर आपको एनपी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप सीधा फाइंड आउट कर सकते हो। ये एन है, पी है, तो हमेशा इससे स्टार्ट करना है, किससे, पीछे वाले से, फिर अपन स्टार्टिंग वाला आना है, यानी पी माइनस एन करना है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, सिंपली 1, तो ax के। फिर -1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 ay कैप। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आपको यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये वाला यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये आगे जाके यूज होगी, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में भी यूज होगी और एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में भी यूज होने वाली है। अब मैं ले रहा हूं केस नंबर 3। जब मेरे दो कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, और मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है। मैंने एज्यूम कर लिया जेड कांस्टेंट है, एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहा है। तो इस टाइम अपनी क्या बनती है, एक रेक्टांगुलर प्लेनर सरफेस बनती है। क्या बनती है, रेक्टांगुलर प्लेनर सरफेस बनती है। क्या बनती है, रेक्टांगुलर प्लेनर सरफेस बनती है जब मेरा दो कोऑर्डिनेट वेरी करता है, एक कांस्टेंट होता है। ये दिमाग में सेट करके रखो, जब दो वेरी करेगा ना तो हमेशा सरफेस ही बनेगी। और कार्टेशियन की टाइम वो कैसी सरफेस होगी, वो रेक्टांगुलर प्लेनर सरफेस होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे कि एक्स वेरी कर रहे हैं 0 से 1 वेरी कर रहे हैं, वाई वेरी कर रहे हैं -1 से 1 वेरी कर रहे हैं, जेड आपका कांस्टेंट दे दे, जेड की वैल्यू दे दे 2 दे दे, तो आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या है,
ये एक रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस है। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस है। ये पढ़ना आना चाहिए। जब दो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हो, एक कांस्टेंट हो, तो हमेशा एक सरफेस बनती है। और कार्टेशियन के टाइम कैसी सरफेस बनेगी? रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस बनेगी, यानी कुछ ऐसी सरफेस बनेगी। एक ऐसी रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस बनेगी। अगर मैं इसको एक्स से जूम करता हूँ, किसको? इसको एक्स से जूम करूंगा, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए एक्स कैप होगा या नहीं होगा? ये मेरा ए एक्स कैप होगा। इसको अगर मैं वाई एक्स से जूम करता हूँ, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ए वाई कैप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ए वाई कैप होगा। ये मेरी वाई एक्स है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ए वाई कैप होगा। ये एक्स एक्स है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए एक्स कैप। और एक्स मेरा वेरी कर रहा है 0 से 1, तो इस पूरी की पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। इस पूरी की पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 होगा। और इस डायरेक्शन में जाने पर एक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब 0 से 1। वाई कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है? -1 से 1। तो इस पूरी की पूरी लाइन का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पूरी की पूरी लाइन का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1। और इस पूरी की पूरी लाइन का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? +1। नीचे से ऊपर जाऊंगा तो वाई कोऑर्डिनेट -1 से 1 तक इंक्रीज हो रहे हैं, और इधर जाऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक इंक्रीज हो रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब दो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं और एक कांस्टेंट हो, तो एक रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस बनती है। और इस सरफेस के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉइंट एज्यूम करना हो, मान लो ये मैंने पॉइंट पी एज्यूम किया, तो मेरे को बताओ पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पी का कोऑर्डिनेट एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो एक्स कोमा वाई कोमा 2। जेड फिक्स हो जाएगा, जेड की वैल्यू अब फिक्स होगी 2। कौन सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर दो, इस प्लेन के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे, उसका जेड कोऑर्डिनेट फिक्स है, कितना होगा? 2 ही होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और देखो ये ए एक्स कैप है, ये इधर ए एक्स कैप है, ऊपर ए वाई कैप है, तो ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप क्या होगा? इस जेड कैप होगा। तो मेरे को बताओ इस ये जेड कैप किधर होगा? नॉर्मली आउटवर्ड होगा या नहीं होगा इस प्लेन के? बिल्कुल। तो यही तो मैंने बताया था कि ये क्या होती है? एक एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं एरिया को हमेशा ऐसे लिखता हूँ, तो ऐसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पहले बताओ इसका एरिया कितना है? ये वाली कितनी होगी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस 1 हो गई। ये कितनी डिस्टेंस हो गई? 2 हुई नहीं हुई? बिल्कुल 2 हो गई। -1 से 0, 0 से 1, ये वाली डिस्टेंस 2 हो गई। देखो ये वाली डिस्टेंस होगी 2 मीटर, ये डिस्टेंस होगी 1 मीटर। तो इसका एरिया कितना होगा? एक रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया 2 × 1 होगा 2। डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल वेक्टर क्या है? ए जेड कैप। तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 ए जेड कैप। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका जो एरिया आएगा वो होगा। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर होगा। इसके प्लेन के जो वेक्टर आउटवर्ड या इनवर्ड कुछ भी ले सकते हो आप, इधर -ए जेड कैप भी ले सकते हो, वो आपके ट्यूशन के हिसाब से लेना पड़ेगा, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन जो अपन का नॉर्मल वेक्टर होगा ना, वो क्या होगा? इस जेड कैप होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है जो बाकी बचे दोनों पैरामीटर से अलग बिहेवियर शो कर रहा है? तो आपको कि जेड पैरामीटर इन बाकी बचे दोनों पैरामीटर से अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसके नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर कौन सा आएगा? यूनिट वेक्टर ये जेड कैप आएगा। जेड क्या कर रहा है? इन दोनों से अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसके नॉर्मल वेक्टर ए जेड कैप आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इस टाइम अपनी बनती है रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस बनती है, जिसके नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? आप कहोगे जेड कांस्टेंट है, तो जेड कैप होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो आपको मैं बोल दूं x = 1, y = 2, जेड आपका क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। मैं ऐसे बोल दिया, तो आप कहोगे ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस जेड कैप होगा। क्या होगा? इस जेड कैप। क्योंकि ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, और जेड इनसे अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेट आपको इन तीनों में अलग दिखे ना, वो इस जेड कैप होगा, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा। और इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट एज्यूम करूंगा ना, तो क्या होगा? 1, 2, जेड होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो आपको अगर कोई ऐसा बोल दे कि x = 1 है, और y और z आपको क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो आपको इस टाइम तो एक रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस बनेगी। क्या बनेगी? रेक्टेंगुलर प्लेनर सरफेस बनेगी, जिसका अगर कोई भी पॉइंट P एज्यूम करूंगा ना, तो उसका कोऑर्डिनेट फिक्स है, x1 होगा, y और z कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका नॉर्मल वेक्टर हमेशा क्या होगा?
अपन का ए एक्स कैप ही होगा। वो है नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, लेकिन होगा ए एक्स कैप। ए आउटवर्ड कब होगा, इनवर्ड कब होगा, जब आप इस किसी एक को, इसको अगर आप एज्यूम करोगे वाई और इसको आप एज्यूम करोगे जेड मान लो, तो ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप क्या होता है, ए एक्स कैप, तब होगा नॉर्मली आउटवर्ड। लेकिन आप अगर इसको आप अगर एज्यूम कर लेते हो वाई और इसको आप एज्यूम कर लेते हो जेड, तो ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप, तब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगा। नॉर्मली आउटवर्ड कब होगा, नॉर्मली इनवर्ड कब होगा, वो आपकी इस कंडीशन पे डिपेंड करेगी, आपने जेड किसको एज्यूम किया है, वाई किसको एज्यूम किया है। अगर दो वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, तो यूनिट वेक्टर हमेशा ए एक्स कैप ही होगा। उस प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर ए एक्स कैप होगा। वो आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जेड, और आपने कौन से को जेड एज्यूम किया है, कौन से को वाई एज्यूम किया है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन आगे जाके बात करेंगे, इन्फिनाइट एक सीट मिलेगी, उस पर चार्ज होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या, इन्फिनाइट सीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तब कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उसकी बात कर रहा हूं। जैसे आपको ऐसे दे दे कि एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपको बोल दे वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जेड आपको फिक्स दे दे, कुछ भी दे दिया, मान लो दे दिया 2 दे दिया, ये एक प्लेन दे दे, ये एक हमेशा इन्फिनिट प्लेन को डिपेंड करेगा। क्यों, ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, ये कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट दो वेरिएबल कैसी बनेगी, सरफेस बनेगी, लेकिन अनबाउंडेड सरफेस बनेगी, इन्फिनिट सरफेस बनेगी। कैसे बनेगी, एक इन्फिनिट सरफेस बनेगी। और इन्फिनिट सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन को फॉर्मूले भी निकालेंगे, अपन गोस्ट लॉ का एप्लीकेशन से निकालेंगे। इन्फिनिट सीट के कारण उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, वहां ये फॉर्मूले यूज होगी। जब आपकी सीट इन्फिनाइट होना, तो आप ऐसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसके ये वाला रीजन अनबाउंडेड होगा, ये भी अनबाउंडेड होगा, ये भी अनबाउंडेड होगा, ये भी अनबाउंडेड होगा। तो एक ब्लैक बोर्ड पे अपन इसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का एक मेथड है। ईएमटी में अपन को इन्फिनाइट सीट को बनाने का एक मेथड होता है, उसको अपन ऐसे एक लाइन की तरह बनाते हैं। इसको आप लाइन मत पढ़ना कभी भी, अगर ऐसे आपको दे देना, आपको ऐसे बनाना आना चाहिए ऐसे। इसको आप लाइन मत पढ़ना, ये क्या है, एक इनफिनाइट सीट है। क्या है, इनफिनाइट सीट है। ये इसका क्या हो जाएगा, मान लो एक्स, ये है वाई, एक्स और वाई वेरी कर रहा है, तो ये आपका एक्स हो गया। इधर भी कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, इधर कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। वाई आउटसाइड है, ऐसे देखो, वाई बाहर भी आ रहा है, अंदर भी जा रहा है, तो इनफिनाइट सीट को ऐसे शो करेंगे। इनफिनिट सीट को कैसे शो किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये क्या होगा, एक्स आपका वेरी कर रहा है प्लस इन्फिनिटी, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। वाई इधर भी जा रहा है, आपकी ओर आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, उधर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इनफिनिट सीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप स्ट्रेट लाइन मत पढ़ लेना, इसको आप एक स्ट्रेट लाइन मत पढ़ लेना। ये क्या, इनफिनिट सीट को हमेशा अपन ऐसे ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मेरी क्या है, एक इनफिनिट सीट है, और ये आपको मान लो एक पॉइंट पी है। क्या है, एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो -1,2,-3 है। क्या, -1,-2,-3 है। मान लो एक इनफिनिट सीट चार्ज के कारण मेरे को इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन आपको एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं ईएमटी में बाद में बताऊंगा आपको। अगर मैं बोल देता हूँ इस पी की सीट से डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहोगे इस पी से सीट पे क्या खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया एन, तो एन के लिखूंगा कोऑर्डिनेट, तो एक्स क्या, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, जेड तो फिक्स है, कितना होगा, जेड तो फिक्स है 2 होगा। अब देखो एक्स और वाई कौन डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पॉइंट पी। इसका एक्स कितना है, -1 है, तो इसका भी कितना होगा, -1। इसका वाई कितना है, 2 है, तो इसका भी कितना होगा, 2 ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। -1 2 हो गया, और जेड की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आ गई, ये तो फिक्स है 2 रहेगी, और ये मेरा पॉइंट मिल गया। तो सबसे पहले मेरे को तो बताओ एनपी वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो कितनी होगी, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को, 5 मिल जाएगा। एनपी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 5 मिल गई।
और एनपी के अलोंग अगर मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, ए एन कैप, तो ए एन कैप क्या होगा, वो होगा एनपी वेक्टर अपॉन एनपी होगा, क्या होगा, एनपी वेक्टर। तो एनपी वेक्टर क्या होते हैं, ये तो था पी माइनस एन, -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 - 2 यानी कितना मिलेगा मेरे को, माइनस का 5 इज जेड कैप मिलेगा एनपी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 5। तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को, माइनस ऑफ ए जेड कैप, ये क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए जेड कैप। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सीट है तो सीट के नॉर्मल यूनिट वेक्टर अगर मेरा ये क्या जेड अगर है मेरा कांस्टेंट है, क्या जेड कांस्टेंट है, तो ये तो फिक्स होगा, इसकी नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस जेड कैप होगा, ये इस जेड कैप इधर हो जाएगा, तो माइनस इस जेड कैप किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए माइनस ए जेड कैप होगा या प्लस ए जेड कैप होगा, उसके लिए आपको ए एन कैप फाइंड आउट करना आना चाहिए। नॉर्मल वेक्टर ये तो फिक्स है, इस सीट के नॉर्मल वेक्टर ए जेड कैप ही होगा, क्योंकि जेड इन दोनों से अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर तो ए जेड कैप होगा। लेकिन एक प्लेन के कितने नॉर्मल होते हैं, 2 होते हैं, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो मेरे को बताओ ए जेड कैप इसके नॉर्मल तो होगा, लेकिन वो ए जेड कैप किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अपन को कैसे पता चलेगा ये वाला ए जेड कैप होगा या माइनस ए जेड कैप होगा, तो इसके लिए आपको ए एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये चीज आगे जाके यूज होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन एक केस और ले रहे हैं जिसके अंदर एक्स भी आपका वेरी कर रहा है, वाई भी आपका वेरी कर रहा है, जेड भी आपका वेरी कर रहा है, तो इस केस में बनता है वॉल्यूम, बनता है क्या, बनता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे आपको किसी एग्जामिनर दे दिया एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, z इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ऐसा दे दे, तो आप हमेशा क्या कहोगे, एक वॉल्यूम बनेगा। कैसा वॉल्यूम बनेगा, क्यूबॉइड वॉल्यूम बनेगा। कार्टेशियन केस में क्या बनेगा, क्यूबॉइड वॉल्यूम बनेगा। कैसा बनेगा, क्यूबॉइड वॉल्यूम बनेगा। आपको पता ही है ऐसा वॉल्यूम बनता है। ये तो बनता है, ये आप x हो जाएगा, ये आपका x वेरी कर रहा है, ये आपका है ना y हो जाएगा, ये आपका z हो जाएगा। x वेरी कर रहे हैं 0 से 1 तक, y वेरी कर रहे हैं 0 से 1, z वेरी कर रहे हैं 0 से 1, तो ये बन जाएगा एक क्यूबॉइड वॉल्यूम बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पूरा समझ आ गया होगा। आपने सारी स्पेशल केस को अच्छे से समझा कि किस स्पेशल केस का कहाँ यूज होगा, किस स्पेशल केस का कहाँ यूज होगा, वो भी अपने बात किए। इनफिनाइट स्ट्रेट लाइन के कारण, इनफिनाइट सीट चार्ज के कारण सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड आउट करेंगे ना बाद में, ये का ये फॉर्मूला यूज होंगे, ये फॉर्मूले सारे के सारे बाद में जब अपन गोस्ट लॉ का एप्लीकेशन पड़ेगा ना, तो ये बहुत यूज होगा। इसलिए तो बोलते हैं जिसके बेसिक पे अच्छी कमांड है उनकी ईएमटी अच्छी होती है, हमेशा अच्छी होती है। तो फिर अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।